हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हम पढ़ेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के स्ट्रक्चर के बारे में प्लस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के फंक्शन के बारे में। और वीडियो के एंड में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट स्नेक वेनम एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी स्नेक बाइट का और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का क्या रिलेशन है। प्लस दूसरा हम पढ़ेंगे जो फूड पॉइजनिंग होती है, जो बैक्टीरिया है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसका और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, तो वो हम लोग इस वीडियो के एंड में पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको समझना जरूरी होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। देखिए थोड़ा सा टाइम तो आप प्लीज दीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। कोई भी टॉपिक है, कुछ भी आपने समझना है तो उसको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अपना प्लीज कीमती समय निकालिए और समझिए इस टॉपिक को, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं और डायग्राम भी आते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर से नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूरो मीन्स नर्व, यानी कुछ ना कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, और मस्कुलर मीन्स मसल्स, और जंक्शन मीन्स होता है मीटिंग पॉइंट, यानी कि ये मीटिंग पॉइंट है मसल और नर्व के बीच का। ठीक है, सो अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपको पता ही है कि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट हो, वो पार्ट हमेशा नर्व से इनर्वेटेड है, यानी वहां पर नर्व सप्लाई है। ये मोस्टली है, सब में है। ठीक है, सो ऐसे ही जो हमारी मसल्स हैं उनमें भी नर्व सप्लाई है। मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाया है, जैसे कि सभी ऑर्गन्स नर्व से इनर्वेटेड होते हैं, वैसे ही स्केलेटल मसल भी नर्व से इनर्वेटेड होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी नर्व सप्लाई होती है। और जब ब्रेन कमांड देता है, ब्रेन मैसेज देता है थ्रू नर्व्स, तभी ही कोई ऑर्गन काम कर पाता है। ये आपको पता ही है, क्योंकि ब्रेन या नर्वस सिस्टम इज द मास्टर सिस्टम एंड ब्रेन इज द मास्टर ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। सो मसल भी अपना काम तभी करेगी जब ब्रेन से उसको सिग्नल मिलेगा, और वो सिग्नल किसके थ्रू मिलेगा? नर्व के थ्रू मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने बोला कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो नर्व और मसल के बीच का मीटिंग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर जो नर्व होगी वो उसका टाइप क्या होगा? मोटर नर्व। क्यों? क्योंकि ये वो नर्व होगी जो ब्रेन से निकलेगी, एग्जिट लेगी और पहुंचेगी ऑर्गन तक, और वो ऑर्गन क्या है यहाँ पे? मसल, स्केलेटल मसल। तो इसीलिए इस नर्व का नाम क्या होगा? मोटर नर्व। तो ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये जंक्शन नर्व और मसल के बीच में, बट यहाँ पे टाइप ऑफ नर्व क्या है? मोटर नर्व। सो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया, यहाँ पर दिखाया मैंने ह्यूमन हैंड, और यहाँ पर जो स्केलेटल मसल दिखाई है वो बाइसेप दिखाई है। एंड दिस इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी ये नर्व आ रही है ब्रेन से, और ये मसल और नर्व के बीच का मीटिंग पॉइंट है, जो वो क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, फिर मैंने इसको थोड़ा सा और डिटेल में दिखाया कि नर्व है और ये मसल है। फिर थोड़ा सा और स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, क्योंकि तभी आप थोड़ा थोड़ा चीजों को डाइजेस्ट कर पाएंगे, और अल्टीमेटली फाइनल डायग्राम तक ले जाऊंगी तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एक ही डायग्राम में मैंने सारी चीजें इसलिए नहीं दिखाई है ताकि कुछ हौच पौच ना हो और आपको क्लैरिटी मिले। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया नर्व और मसल के बीच का। तो नर्व क्या है? नर्व की नर्व सेल दिखाई हुई है, जैसे ये पूरी की पूरी नर्व सेल दिखाई है। इसका साइटोन पार्ट है, एक्सॉन पार्ट है, और एक्सॉन का ही एंड पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं नर्व का एंड पार्ट है, या इस एक्सॉन का एंड पार्ट है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल या नर्व टर्मिनल। तो यहाँ पर मैंने शो किया है नर्व टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, और यहाँ पर मैंने शो की है स्केलेटल मसल। ठीक है, सो ये वाला पार्ट क्या होगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि इस नर्व में, नर्व की एंड में क्या है और मसल में क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रॉडली देख रहे हैं हम इसे। जैसे ये नर्व है, तो नर्व है, कोई भी ऑर्गन है, वो हमेशा किसी न किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। तो यहाँ पर भी जो नर्व है वो सराउंडेड है एक मेम्ब्रेन से, और स्केलेटल मसल जो है वो भी सराउंडेड है एक मेम्ब्रेन से, और दोनों के बीच का जो मीटिंग पॉइंट है, खाली जगह है, वो कहलाती है क्लेफ्ट। एक्चुअली ये जो जंक्शन है इसको हम साइनेप्स भी बोल सकते हैं। सो क्या क्या है इसके, अगर हम देखेंगे ब्रॉडली कि क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। नर्व को सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन को बोला है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। स्केलेटल मसल की नर्व को सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन को बोला है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और क्यों बोला है? और बीच का जो पार्ट है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मीन स्पेस है यहाँ पर। ठीक है, सब साइनेप्टिक क्यों कर रही हूं मैं? क्योंकि ये जो पूरा एरिया है वो है साइनेप्स, यानी जंक्शन। ठीक है, ये बात क्लियर है, आप याद रखेंगे। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोला है तो नर्व की बात हो रही है, पोस्ट साइनेप्टिक बोला है
तो स्केलेटल मसल की बात हो रही, क्यों? क्योंकि बीच का पार्ट साइनेप्स है, तो पहले वाला प्री और बाद वाला पोस्ट। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं कुछ चैनल्स यानी कि गेट। उन चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि सारी जो फंक्शनिंग है वो डिपेंड ही करती है चैनल पे। चैनल्स का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की फंक्शनिंग। तो हम पहले क्योंकि स्ट्रक्चर पार्ट देख रहे हैं तो हम देखेंगे वो चैनल्स हैं कहाँ पर और कैसे प्रेजेंट है। तो ऊपर न्यूरॉन है और नीचे स्केलेटल मसल है। अब न्यूरॉन में कुछ चैनल्स, कुछ गेट्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन में, न्यूरॉन की एंड में यानी एक्सॉन के एंड में। यहाँ पर जो गेट्स होते हैं उनको वो गेट्स है कैल्शियम आयंस के लिए, तो यहाँ पे कैल्शियम के लिए चैनल्स है। और स्केलेटल मसल के अंदर जो गेट्स प्रेजेंट होते हैं वो गेट्स प्रेजेंट होते हैं सोडियम आयंस के लिए। ठीक है, अब ये सोडियम आयंस और कैल्शियम आयन कहां से आ गए? ऑब्वियसली ये नर्व पार्ट है, नर्व पार्ट यानी नर्व सेल है। न्यूरॉन क्या एक नर्व सेल है यानी सेल है। ये स्केलेटल मसल का पार्ट है, ये स्केलेटल मसल सेल है। ठीक है, और कोई भी सेल फ्रीली तो नहीं पड़ी है, आसपास हमारी बॉडी में क्या पड़ा हुआ है? फ्लूइड। और वो फ्लूइड क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा मीन्स बाहर, सेलुलर मतलब सेल के, और फ्लूइड मतलब लिक्विड पार्ट। सो लिक्विड पार्ट जो सेल के बाहर प्रेजेंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आयंस भी होंगे, वो आयंस नॉर्मली बाहर ही रहेंगे जब तक कि ये चैनल्स खुल नहीं जाते और इन्हें परमिट नहीं कर देते अंदर आने के लिए। ठीक है, सो समझे आप, ये थे चैनल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के। और इसको मैं थोड़ा सा और क्लोजली दिखाया हुआ है इन वाले जो प्रेजेंट है स्केलेटल मसल में। एक्चुअली क्या है, जो स्केलेटल मसल की जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड्स थ्रो करती है और इन फोल्ड्स पर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। ये येलो कलर से जो आपको दिख रहे हैं ये रिसेप्टर्स हैं। ये रिसेप्टर है एक केमिकल मैसेंजर के लिए जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन, और ये एसिटाइलकोलिन ही मेन रोल प्ले करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की फंक्शनिंग में, जिसे हम पढ़ेंगे आगे। ओके, सो जो ये आपको येलो कलर में दिख रहा है ये क्या है? रिसेप्टर्स हैं, रिसीविंग ऑर्गन्स हैं केमिकल मैसेंजर के लिए, और इन्हीं के साइड में प्रेजेंट होते हैं गेट्स जो नॉर्मली क्लोज रहेंगे। इसको मैंने दिखाया नॉर्मली दे आर क्लोज्ड, बट कुछ ऐसा होता है कि ये गेट ओपन हो जाते हैं, और ये गेट होते किसके लिए? सोडियम आयंस के लिए। तो ये सोडियम आयंस को एंट्री दे देते हैं, और सोडियम आयंस का ईसीएफ में। ठीक है, यहाँ पर सिंपल कैल्शियम गेट्स हैं, यहाँ पर सोडियम गेट्स हैं, बट वो सराउंडेड है किससे? एक ऐसे रिसेप्टर से जो केमिकल मैसेंजर्स के लिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ेंगे। डायग्राम्स को प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मेहनत लगती है डायग्राम बनाने में। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से कॉपी किए हैं, पूरा अपने अकॉर्डिंगली देख के और इस तरीके से बनाने की कोशिश की है इजीएस्ट वे में कि आप समझ में आए। तो प्लीज ध्यान देकर देखिएगा इनको। अब न्यूरॉन के जो न्यूरॉन एंड है, नर्व टर्मिनल है, और जो स्केलेटल मसल है यानी पूरा एनएमजे जो है, उसको मैंने एक साथ अब दिखाया कि क्या क्या चीजें होती हैं। पहले मैंने इंडिविजुअली दिखाया डायग्राम्स में, अब एक साथ। एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, आप मूवमेंट देखिएगा फिंगर्स के या हैंड के। एक्सॉन की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। एक्सॉन की मेम्ब्रेन यानी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम चैनल्स। एक्सॉन टर्मिनल के अंदर भरे होते हुए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन भी आता है यहाँ से। थैलेनुमा स्ट्रक्चर जिन्हें हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल, वेसिकल इज थैलेनुमा सैक लाइक। एंड साइनेप्टिक क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया इसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स भी बोलते हैं इस जंक्शन को, किसी भी जंक्शन को हम साइनेप्स बोलते हैं वैसे। और प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर ही प्रेजेंट होता है वो केमिकल मैसेंजर जो सर्वे सर्वा है इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, यानी लीड रोल में है। अगर वो नहीं है जैसे मूवी नहीं होती बिना हीरो के, ऐसे यहाँ बिना केमिकल मैसेंजर यानी एसिटाइलकोलिन के कोई इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस होते तो एनर्जी तो देने वाले हैं, ये तो आपको क्लियर है कि जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन काम करेगा तो उसके लिए एनर्जी कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। बट एक और इम्पोर्टेंट काम करता है कि जो इस पूरे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल केमिकल मैसेंजर है, वो केमिकल मैसेंजर एक्चुअली बनाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको ये बात समझ में आई? एक्सॉन टर्मिनल के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल है जिसके अंदर एसिटाइलकोलिन केमिकल मैसेंजर है। ये केमिकल मैसेंजर बनाने वाला कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो दिस वाज अबाउट द नर्व एंड यानी न्यूरल कंपोनेंट। नाउ
comes to skeletal component of neuromuscular junction. ठीक है, अब skeletal component में मैंने आपको बता ही दिया था, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है. ओके, यहां पर ये येलो कलर से रिसेप्टर प्रेजेंट है जो एसिटाइल कोलिन के लिए है, और वो एसिटाइल कोलिन अभी कहां पर है? साइनेप्टिक वेसिकल के पास. ठीक है, और इससे लगे हुए क्या है? गेट्स हैं जो नॉर्मली क्लोज रहेंगे. मैंने दिखाया था यहाँ पर, नॉर्मली क्लोज रहेंगे ये गेट्स. कब तक? जब तक एसिटाइल कोलिन यहां नहीं आ जाता. ठीक है, ओके. ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो फोल्ड्स थ्रो कर रखे हैं इनको बोलते हैं सब न्यूरल क्लेफ्ट. क्लेफ्ट क्योंकि स्पेस है, सब न्यूरल यानी न्यूरॉल के नीचे है, सब मींस नीचे. आई थिंक आपको स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो गया होगा इसका, न्यूरल कंपोनेंट भी और स्केलेटल कंपोनेंट भी. ठीक है, आप चाहें तो इस डायग्राम के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी. नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे तो पक्का अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको. बस लेबलिंग भी सही होनी चाहिए, और बाकी नीट के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट. एंड ये कुछ मेडिकल कोर्सेज में भी, यूजी कोर्सेज में भी फर्स्ट ईयर में ही आते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आगे हम लोग मूव करते हैं फंक्शनिंग के लिए. हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, न्यूरल कंपोनेंट होता है, स्केलेटल कंपोनेंट होता है, उनके अपने अपने पार्ट्स होते हैं. अब बात है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो काम कैसे करता है. इतना कुछ हमने पढ़ लिया, बट पढ़ा क्यों है? क्योंकि हमें पता करना है फंक्शनिंग. ओके, बेसिकली क्या है? नॉर्मल हिंदी भाषा में, नॉर्मल शुद्ध हिंदी भाषा में हम बोले तो क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का काम है कि नर्व जो है, न्यूरॉन जो है, वो मैसेज दे स्केलेटल मसल को, और स्केलेटल मसल करें अपना काम. यानी, और वो काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, और फिर जब एक्टिव नहीं है तो रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन. तो ये काम जो है वो किसके थ्रू हो रहा है? न्यूरॉन की वजह से. जैसा आपको पता है, जब तक नर्व यानी ब्रेन कमांड नहीं करेगा, कोई भी ऑर्गन काम करेगा ही नहीं. तो इसी तरह स्केलेटल मसल भी नहीं करेगी. तो बेसिकली शुद्ध हिंदी भाषा में यही है कि जो पहले नर्व खुद एक्टिव होगी, जब ये एक्टिव हो जाएगी तो कुछ चीजें यहाँ पे बदलाव होंगे, चेंजेस आएंगे, और उनके रिजल्ट में क्या होगा? स्केलेटल मसल में चेंजेस आएंगे, और स्केलेटल मसल अपना काम करेगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट होगी. ठीक है, यानी पॉजिटिव यहाँ पर एक रिलेशन है कि पहले खुद एक्साइट हुई, पहले इसने खुद खुशियां बटोरी, उसके बाद वो खुशी किसको दे दी? स्केलेटल मसल को. तो ये भी खुश हो गया अपना काम करने. ठीक है, ये शुद्ध हिंदी भाषा में. अब इसको थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में हम देखेंगे. ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन टू स्केलेटल मसल, या ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स या मैसेज, कुछ भी हम कह सकते हैं, फ्रॉम नर्व टू स्केलेटल मसल इज द फंक्शन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. अब ये फंक्शन इतना आसान नहीं है. इस फंक्शन में ये जो मैंने बताया कि ये चीज होती है, ट्रांसमिशन होता है, उस ट्रांसमिशन में सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर चलते हैं. और वो इवेंट्स क्या होती है? मैंने बोला पहले ये एक्साइट होगी, फिर इसे एक्साइट करेगी. तो ये एक्साइट कैसे? जब ये पहले खुद एक्साइट होगी, यहाँ पर इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा. एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा, तभी आपको समझ में आएगा. फिलहाल इतना समझ लीजिए कि एक्शन पोटेंशियल का मतलब है, पोटेंशियल आप सोचिए पोटेंशियल एक्शन लेने का, यानी कि एक्शन कैसे लेते हैं जब कोई एक्टिव होता है. तो यहाँ पर न्यूरॉन भी एक्टिव है, तो जब इसमें एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, ये एक्टिव होगी, तो एक्टिव होने का रिजल्ट क्या होगा? इसकी जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये ज्यादा परमेबल हो जाएगी. किसके लिए? बाहर प्रेजेंट कैल्शियम आयंस के लिए. ये एक्टिव हुई, एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ, तो ये वाली जो मेम्ब्रेन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन परमेबल हो जाएगी कैल्शियम आयंस के लिए, जो इसके बाहरी स्टेट में प्रेजेंट. अब जैसे ही ये मेम्ब्रेन जो परमेबल हो जाएगी, तो बाहर यानी ये चैनल्स खुल जाएंगे, जो कैल्शियम के लिए जो गेट्स हैं ये खुल जाएंगे, और बाहर प्रेजेंट कैल्शियम आयन इन गेट्स के थ्रू अंदर आ जाएगा. किसके अंदर? नर्व के अंदर. यानी सबसे पहले क्या हुआ? नर्व एक्साइट हुई, एक्शन में आई, एक्शन में आती प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ी, तो बाहर प्रेजेंट कैल्शियम चैनल, कैल्शियम आयन कैल्शियम चैनल के थ्रू नर्व के अंदर एंट्री ले लेगा. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है. कैल्शियम आयंस जैसे ही अंदर आएंगे, वैसे ही नर्व टर्मिनल के अंदर प्रेजेंट साइनेप्टिक वेसिकल बर्स्ट हो जाएंगे, वो फट जाएंगे. कैल्शियम आयंस अंदर आए और साइनेप्टिक वेसिकल फट गए. बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है. कैल्शियम आयंस अंदर आए और साइनेप्टिक वेसिकल फट गए. अब साइनेप्टिक वेसिकल फट गए तो क्या होगा?
साइनेप्टिक वेसिकल में ही प्रेजेंट है केमिकल मैसेंजर एसिटाइल कोलिन, और जैसे वो फटेगा साइनेप्टिक वेसिकल, केमिकल मैसेंजर एसिटाइल कोलिन क्या होगा, रिलीज होने लगेगा। ऑब्वियसली इसके अंदर कोई चीज भरी पड़ी है, वो फटेगा तो वो चीज बाहर आएगी। पहले वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास वेसिकल आएगा, वहां फटेगा और वहां से एसिटाइल कोलिन को रिलीज करेगा, जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से होता हुआ साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगा। एसिटाइल कोलिन जैसे ही साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा तो अब फ्यूचर जिसका आगे है वो कहां पर है, स्केलेटल मसल। अब न्यूरॉन का काम अभी खत्म हो गया फिलहाल के लिए। एसिटाइल कोलिन जैसे ही आएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में तो स्केलेटल मसल पर कौन प्रेजेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्केलेटल मसल पर प्रेजेंट हैं रिसेप्टर्स फॉर एसिटाइल कोलिन, यानी कि एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ और उसे तुरंत पॉजिटिव साइन किसने दिए, रिसेप्टर्स ने, और वो रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन किसकी है, स्केलेटल मसल्स की। तो ये आएंगे और तुरंत इससे जुड़ जाएंगे। देखो आप येलो से दिखाया पर्पल, पर्पल इज एसिटाइल कोलिन, येलो इज रिसेप्टर। इस रिसेप्टर से एसिटाइल कोलिन जुड़ेगा और जैसे ही ये जुड़ेगा, जैसे ही इनका हैंडशेक होगा, वैसे ही रास्ता खुल जाएगा सोडियम के लिए, यानी सोडियम के ये चैनल जो अब तक बंद थे, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर से जुड़ते ही ये चैनल्स गेट्स खुल जाएंगे। यानी एसिटाइल कोलिन की जब मीटिंग हुई रिसेप्टर के साथ, तो यहां पर इसका रिजल्ट कंक्लूजन क्या निकाला इन्होंने कि गेट को खोल दिया जाए, और वो गेट किसके लिए है, सोडियम आयंस के लिए। मैंने इसको थोड़ा सा अलग से करके भी दिखाया है। रिसेप्टर्स अभी गेट सोडियम के लिए बंद है, जैसे एसिटाइल कोलिन आया रिसेप्टर से जुड़ा, सोडियम के लिए गेट खुल गए, यानी अब सोडियम की एंट्री भी अंदर अलाउड है। अब सोडियम का है वो भी बाहर ईसीएफ में प्रेजेंट है। आपको समझ में आया, एसिटाइल कोलिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आए, रिसेप्टर से जुड़े, सोडियम के लिए गेट खुल गए। अब सोडियम आयंस अंदर लेंगे एंट्री, क्योंकि जब गेट खुल गए तो उनको अंदर एंट्री लेना अलाउड है। अब सोडियम आयन बाहर प्रेजेंट ईसीएफ से तुरंत अंदर आते जाएंगे, हर चैनल से अंदर आते जाएंगे। अब सोडियम आयन जैसे ही स्केलेटल मसल के अंदर आएंगे तो सोडियम आयंस की खूबी है ये, डियर स्टूडेंट, सोडियम आयंस की ये खूबी है कि वो जहां पर भी जिस भी ऑर्गन्स में एंट्री लेते हैं उस ऑर्गन के अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर देते हैं, यानी कि क्या कर देते हैं, उस ऑर्गन को एक्साइट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली अभी ये स्केलेटल मसल के अंदर आए हैं तो स्केलेटल मसल को एक्साइट कर देंगे, यानी उसको अपना काम करने पर मजबूर कर देंगे। और स्केलेटल मसल का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, यानी सोडियम आयंस के अंदर आते ही स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि होना ही था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का काम ही था। अब क्या है, इसके आगे के जो इवेंट्स है कि स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है, वो मेरे प्रीवियस वीडियोस में है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत डिफरेंट वे में समझाने की कोशिश करी है, तो आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया, या इसी को हम एंड प्लेट पोटेंशियल भी बोलते हैं, जो पहले जब ये स्केलेटल मसल एक्साइटेड नहीं थी तब वहां पे -90 मिलीवोल्ट पोटेंशियल था, और जैसे ही ये मसल एक्साइट हो गई, यानी सोडियम आयंस अंदर आए और ये मसल एक्साइट हुई, वैसे ही ये -60 मिलीवोल्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब मैं जल्दी से क्विक रिवीजन करती हूँ कि क्या हुआ है फंक्शनिंग के लिए। सबसे पहले नर्व एक्साइट हुई, ध्यान से सुनिएगा, नर्व एक्साइट हुई, नर्व एक्साइटमेंट का रिजल्ट ये हुआ कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन परमिएबल हो गई, किसके लिए, कैल्शियम आयंस के लिए। तो बाहर से कैल्शियम आयंस अंदर आने लगे, बाहर से कैल्शियम आयन अंदर आने लगी, यानी ईसीएफ से अंदर आने लगे। कैल्शियम आयंस के अंदर एंट्री लेते ही साइनेप्टिक वेसिकल कहां चले जाएंगे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास चले जाएंगे और वहां जाके वो बर्स्ट हो जाएंगे। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास जैसे ही ये साइनेप्टिक वेसिकल आके बर्स्ट होंगे, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, और यही मेन हीरो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। एसिटाइल कोलिन जैसे रिलीज होगा क्लेफ्ट में, तुरंत उसको कौन देखेगा, रिसेप्टर्स फॉर एसिटाइल कोलिन, जो कहां प्रेजेंट है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो किसकी मेम्ब्रेन है, स्केलेटल मसल की। अब एसिटाइल कोलिन ने जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड किया, सोडियम गेट्स जो यहाँ पे प्रेजेंट थे वो खुल गए, और सोडियम आयंस जो बाहर प्रेजेंट थे वो फटाफट से अंदर आने लगे। सोडियम आयंस जैसे स्केलेटल मसल के अंदर आएंगे, स्केलेटल मसल को एक्साइट करेंगे और पोटेंशियल -60 मिलीवोल्ट तक वो ले आएंगे। सोडियम आयंस के अंदर आते ही मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि एसिटाइल कोलिन अगर लगातार रिलीज होता रहेगा तो क्या मसल लगातार कॉन्ट्रैक्शन में रहेगी,
नहीं, एक्चुअली होगा क्या कि एसिटाइल कोलिन लगातार रिलीज तो होता है और उसका यूज भी लगातार होता है, लेकिन जितना भी पार्ट उसका रह जाता है यहाँ पर वो एसिटाइल कोलिन क्लेफ्ट में ही सिक्रीट होने वाले एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज से डाइजेस्ट हो जाता है। इस तरीके से लगातार रिलीज होने के बाद भी मसल लगातार कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि एसिटाइल कोलिन की जब जरूरत नहीं है तो उसको एसिटाइल कोलिनेस्टरेज क्या कर लेता है? खा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। इस तरीके से बैलेंस बना रहता है। अब आते हैं उस पॉइंट पे जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि एक्चुअली स्नेक वेनम में क्या होता है। जैसे स्नेक बाइट होती है, स्नेक वेनम अंदर एंट्री करता है ह्यूमन बॉडी के, तो होता क्या है, उसका जो टारगेट साइट है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में वो क्या करता है, उसमें भी कौन है? एसिटाइल कोलिन। भाई साहब, एसिटाइल कोलिन पर वो अटैक करता है, या तो उसे रिलीज ही नहीं होने देता है या फिर एसिटाइल कोलिन को रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देता है। अब दोनों में से कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की फंक्शनिंग ब्लॉक हो जाएगी। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की फंक्शनिंग ब्लॉक होने की वजह से मसल क्या होंगी? वीक पड़ जाएंगी, कंट्रैक्शन नहीं करेंगी। कंट्रैक्शन नहीं करेंगी तो मसल तो और भी जगह है, तो वो ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, या फिर मसल अल्टीमेटली पैरालिटिक स्टेट में आ जाएंगी और धीरे धीरे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी पेशेंट को, और इट विल लीड टू डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो द टारगेट साइट क्या है उसके लिए? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसमें भी कौन है? एसिटाइल कोलिन, क्योंकि करता धरता है ही एसिटाइल कोलिन। अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को कुछ करना है, खत्म करना है, तो टारगेट किसे करना पड़ेगा? एसिटाइल कोलिन को। और यही बंगैरोटॉक्सिन नाम का टॉक्सिन जो स्नेक वेनम में होता है वो यही करता है। अब दूसरा पॉइंट आपने सुना होगा फूड पॉइजनिंग के लिए, फूड पॉइजनिंग के बारे में, फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग किससे होती है? क्लॉस्ट्रिडियम बोट्युलिनम में, जो जनरली धूल मिट्टी में या फिर जो पैक्ड फूड होते हैं उनमें होता है, या फिर बहुत टाइम से जो फूड रखे हैं उनमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है। इट इज हाईली डेंजरस बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया का भी टारगेट कौन है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और उसमें भी एसिटाइल कोलिन। तो अगेन वही बात आती है कि एसिटाइल कोलिन पर अगर अटैक होगा तो एसिटाइल कोलिन पर अटैक होने का रिजल्ट क्या होगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक हो जाएगा धीरे धीरे, और अगर ये ब्लॉक हुआ तो वही चीजें आएंगी, सांस लेने में प्रॉब्लम, डाइजेशन में प्रॉब्लम, और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है, पैरालिसिस भी हो सकती है। सो दिस होल वाज अबाउट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आपको क्या समझ में आया या आपने क्या प्रॉब्लम फेस की रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आपको सजेशंस मैं बार बार बोलती हूँ, दे आर ऑलवेज वेलकम, तो प्लीज आप अपने सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जो लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, आई एम हाईली थैंकफुल टू देम। ओके, बाय बाय, राधे राधे।